नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन अ लॉन्ग क्वेश्चन, बट हमें लंबे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं होता. जैसे हमने पहले सीखा है, लंबे क्वेश्चंस अक्सर बहुत ईजी होते हैं. जस्ट नीड टू स्पेंड अ बिट ऑफ क्वालिटी टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन. सो हियर इट कम्स. Radiation emitted in the transition n is equal to 3 to n is equal to 2 orbit in a hydrogen atom falls on a metal to produce photoelectrons. The electrons emitted from the metal surface with the maximum kinetic energy are allowed to pass through a magnetic field of strength 3.125 10 raised to the power minus 4 Tesla, and it is observed that the paths have the radius of curvature as 10 millimeters. We need to find the kinetic energy of the fastest photoelectrons, B part the work function of the metal, and C part the wavelength of the radiation. तो बताइए हम इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे. ओके, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत पार्ट्स में बट सकता है. ठीक है. सबसे पहले इसमें रेडिएशन आ रही है हाइड्रोजन एटम से, तो हम लोग बोर क्वांटाइजेशन लगा सकते हैं. बिल्कुल. सेकेंड पार्ट है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम लोग को दिमाग में आना चाहिए आइंस्टाइन लग रही है. ठीक है. फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की फिर हम लोग प्रॉपर्टीज लगा देंगे. ठीक है. जिससे हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो बी क्यू वी से निकाल लेंगे. बिल्कुल. ठीक है. तो बस हमारा काम तो हो गया इस क्वेश्चन के लिए. ओके. तो हम लोग को सब स्टार्ट करना है. ठीक है. अब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के लिए कह सकते हैं जो mv² बाय आर है, जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, वो हमें मिल रहा है बी क्यू वी. ठीक है. अब यहाँ पर जो Q है वो इलेक्ट्रॉन है, तो E के बराबर होगा. ठीक है. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो M एक भी यहाँ से कट जाएगा. ठीक है. MV आ जाएगा हमारे पास BQR मतलब BER. अब हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है mv² अपॉन 2m. मतलब इसे एक्चुअली कहते हैं हम लोग, हाँ, p² अपॉन 2m. ठीक है. तो ये करेंगे तो हम लोग b² e² r² अपॉन 2m. हम लोग को देखते हैं हम लोग को क्या क्या पता है. बी हमें पता है, ई पता है, आर पता है, एम पता है. लो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली. तो बस अब बी की वैल्यू डालनी है. अब बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3.125 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला इंटू ई हो गया हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर इंटू आर हमें दे रखा था 1 मिलीमीटर. ठीक है. सॉरी 1 मिलीमीटर नहीं, 10 मिलीमीटर्स. ठीक है. तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा वो. ठीक है. बी का भी होल स्क्वायर है. हाँ, बी का भी स्क्वायर है. अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. बस हम लोग को ये सब हम जेई में दे रखा होता है, हमें याद करना होता है. ये वैल्यू ज्यादातर कांस्टेंट ज्यादातर हर पेपर में सीबीएसई में भी बाहर गिवन होते हैं. ठीक है. लेकिन कुछ ही कांस्टेंट्स है जो हमें याद करने हैं. अब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो ही जाते हैं. ठीक है. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें और इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो जूल्स में आंसर आएगा उसको डिवाइड करना का 1.6 इंटू सम आंसर इंटू 10⁻⁻19. ठीक है. तो ये सॉल्व करने पर आता है 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके. हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बेसिकली इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि वर्क फंक्शन हम लोग ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेंशन करते हैं. अब सेकंड पार्ट है हम लोग को निकालना है वर्क फंक्शन. अब वर्क फंक्शन कैसे निकालें. अब बी पार्ट है आइंस्टाइन थ्योरी पे जाते हैं. ठीक है. आइंस्टाइन थ्योरी कहती है जो वर्क फंक्शन है, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में किया था, इंसिडेंट एनर्जी होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन में फास्टेस्ट ही दे रखा है तो हमारा काम इजी हो गया. ये हमने निकाल ली ये चीज. ये इंसिडेंट हमें पता नहीं है अभी और हमें फाया बोल दिया निकालने. अब इंसिडेंट कैसे निकाले. हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, इंसिडेंट एनर्जी कहां से आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम के, जो एच एटम में n इज इक्वल्स टू 3 to n इज इक्वल्स टू 1 में हो रहा है. ठीक है. बिल्कुल ये है ना क्वेश्चन में, n इज इक्वल्स टू 3 n इज इक्वल्स टू 2 में हो रहा है. ठीक है. हाँ जी. हाँ जी. ओके. तो अब हम लोग को वर्क फंक्शन निकालना है. ओके. तो एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं वापस बोर एनर्जी से. तो डेल्टा ई आ जाएगा हमारे पास -13.6 क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो z² का कोई फैक्टर नहीं है, अपॉन 3² माइनस ऑफ -13.6 अपॉन 2². फाइनल माइनस इनिशियल. अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दे देगा. ठीक है. ओके. तो हमारे पास ये भी आ गया. तो बस अब लास्ट पार्ट हमारा रह गया, हम लोग को
फाई निकालना है बस वैल्यूज डाल के। ठीक है। ये डेल्टा ही एक्चुअली हमारा इंसिडेंट एनर्जी है। ठीक है। अगले पेज पे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो बस हम लोग का लास्ट पार्ट क्या रह गया, हम लोग का वैल्यूज डालनी है। ठीक है। तो हमारे पास वर्क फंक्शन जो फाई है, जो वर्क फंक्शन है फाई, बस हमने वैल्यूज डाल दी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो वर्क फंक्शन हमारा आ गया 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, मतलब हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट हो गया। और सब थर्ड पार्ट सबसे इजी पार्ट है, बस हमें बोला वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है। जब हमने एनर्जी निकाल ली तो वेवलेंथ तो निकल ही जाएगी। तो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एनर्जी। अब एनर्जी पता है, h और c हमें पता है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू hc अपॉन एनर्जी। ये इंसिडेंट वाली है क्योंकि क्वेश्चन में इंसिडेंट बोला है। राइट। तो 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन जो हमने निकाली है अभी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट जो हमने निकाली है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको कन्वर्ट करना होगा जूल्स में, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ओके, तो ये आ जाएगा 6.54 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर्स, जिसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे नैनोमीटर्स में तो ये आता है 654 नैनोमीटर्स। ओके, ये सब मुझे किसी टाइम पे बहुत मुश्किल लगता है, तो बहुत इजी है। हमने इस वाले में सिर्फ hc बाय लैम्डा यूज किया। हाँ। ऊपर हमें पता है कि फाई हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फाई इज इंसिडेंट माइनस द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। हाँ। और हमने इनिशियल ये BQV इज इक्वल टू mv² बाय लगाया था, और कुछ तो हमने किया ही नहीं। बेसिकली हमें सब कुछ पता होता है, इट्स जस्ट दैट कि हमें क्वेश्चन पढ़ के वो ट्राई करना चाहिए कि हमें क्या यूज करना है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9। Now this question number 10 is a very recently asked JEE problem. Here it is. The radius of the orbit of an electron in a hydrogen-like atom is 4.5 a0, where a0 is the Bohr radius. Its orbital angular momentum is 3h by 2 pi. It is given that h is the Planck's constant and r is the Rydberg's constant. The possible values of wavelengths are when the atom de-excites is or are a 9 by 32 r, b 9 by 16 r, C 9 by 5 r and D 4 by 3 r. ओके, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है इज और आर, मतलब ये मल्टीपल चॉइस हो सकता है। हाँ। हो सकता है इसमें से एक से ज्यादा आंसर्स हो। ओके, तो हम बताओ इसमें क्या करेंगे। ओके, हम लोग बोर्स की कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है। जो Rn होता है वो हमें पता है a0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। ठीक है। अब ये हमें दे रखा है, ये हमें याद रखना है हमेशा कि Rn इज इक्वल टू a0 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड होता है। 4.5 a0 इज इक्वल्स टू a0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू जेड। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है। अब हमारे सेकंड पार्ट में जाते हैं। अब हमें दे रखा है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का हम लोग को क्वांटाइजेशन पता है NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू जो हमें वैल्यू दे रखी है। तो सबने निकाल लेते हैं, एन तो निकल ही जाएगा डायरेक्टली। 3 आ गया। तो बहुत इजी था, वैल्यूज बहुत इजी दे रखी हैं क्वेश्चन में। बस अब इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। 9 इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू जेड। तो जेड आ जाएगा मेरे पास 2। बस मेरे पास एटम की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब Z2 है तो ये He प्लस है। ठीक है। अभी ये इनिशियल कौन सी स्टेट में है, 3 में है। ठीक है। ठीक है, बस हमें डी एक्साइट करना है। तो वही नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमने जैसे पहले निकाली। ठीक है, बिल्कुल। तो 3 ही आएंगी, एक आएगी 3 से 1, एक आएगी 3 से 2 और एक आएगी 2 से 1। मतलब तीनों का अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो हमारे पास 3 पॉसिबल आंसर है। बस अब कंपेयर कर लेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं पहले 3 से 1 में। ठीक है। तो इसके लिए 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है। ठीक है, जिसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो लैम्डा 1 हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से 9 अपॉन 32 r। ठीक है। ठीक है। अब लैम्डा 2 है, 3 से 2 वापस वही डालते हैं हम लोग, 1 अपॉन लैम्डा 2 r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। बिल्कुल सही।
तो सब हम लोग उसको सॉल्व करना है, जो आता है 9/5R। ओके, सॉल्व करने पर। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 से 1 में जो जा रहा है, तो इसके हम लोग कह सकते हैं λ3। ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा RZ² 1/1² माइनस 1/2²। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हम लोग उसको सॉल्व करें तो λ3 आ जाएगा हमारे पास 1/3R। चलिए अब क्वेश्चन में वापस जाते हैं। 9/32R हमारा आ गया, हमारा ये आंसर है। ये पार्ट तो है। 9/16 नहीं आया तो ये भी आंसर नहीं है। 9/5 आ गया तो ये आंसर है। 4/3 नहीं आया, हमारा 1/3 आ रहा था तो ये आंसर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे आंसर ए और सी हैं। सो आंसर इज इक्वल्स टू A, C। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यही बात होती है जिसमें मोर देन वन करेक्ट होते हैं कि हम हो सकता है सबसे पहले हमारा 9/32R आ गया तो हम जल्दी से देखते हैं कि हाँ भाई ये तो ऑप्शन है, हम ये टिक कर देते हैं और हमें मार्क्स ही ना मिलता है क्योंकि आंसर 9/5R भी है। तो इसलिए हमें मतलब हर एक पूरे जो तीनों केसेस थे हमें वो करने पड़े और वो करने भी चाहिए अगर मल्टीपल करेक्ट है। तो अगर ये सिंगल करेक्ट में आता और हमारा 9/32R आ रहा था तो हम उसी टाइम पे टिक कर देते उसी टाइम। लेकिन अगर ये मल्टीपल करेक्ट में आ रहा है तो हमें सारे केसेस करने पड़ेंगे। हमारा फाइनल आंसर आ गया A and C, which is 9/32R and 9/5R. So now we will move on to question number 11. The question says, in a hydrogen-like atom, electron makes a transition from an energy level with quantum number n to another with quantum number n-1. Given that n is greater than much greater than 1. So the question says we need to find out the frequency of radiation emitted is inversely proportional to xth power of n. It is given and we need to find out the value of x corresponding to this transition. The options are A 2, B is 3, C is 3/2 and D is 5/2. So how we will solve the question? Okay, so we first apply the Planck's constant theory, which says that speed of light is equals to lambda into frequency, or frequency is equals to c upon lambda, which is same as c upon wave number. So since c is a constant, we find that this frequency is directly proportional to wave number. Now applying Rydberg's formula, we have wave number is equals to 1 r z square 1 upon nf square minus 1 upon ni square. Okay. Since R and Z are same for the given atom, it is a constant for given atom, so we have V is directly proportional to this wave number and this wave number is directly proportional to this part. So we have frequency is directly proportional to 1 upon nf square minus 1 upon ni square. So अब यहाँ पर होता क्या है, ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे रखा है तो बड़ा टेम्पटिंग है कि हम लोग 2 मार्क कर दें आंसर, क्योंकि वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आधे बच्चे क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू 2, दैट इज आंसर इज इक्वल्स टू A। लेकिन इससे हड़बड़ाहट में उनका ये आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि वो ये ध्यान नहीं देते कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ एक माइनस साइन भी है। तो कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की वजह से उनका आंसर कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन में हमें देखना चाहिए ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है। अब इस केस में हमें n फाइनल जो है वो दे रखा है n-1 और n इनिशियल दे रखा है n। अब हमें वैल्यूज डाल देनी चाहिए क्वेश्चन में, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, राइट? ज्यादा नहीं है, n मच ग्रेटर देन 1। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट पास ही स्पेस्ड है। जैसे कि अगर एनर्जी लेवल हम लोग बनाया n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 बड़ा होगा, फिर एनर्जी कम होती रहेगी, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4 और पास होगा, n इज इक्वल्स टू 5 और पास होगा, ऐसे करते रहेंगे हम लोग। मतलब n का नंबर बहुत लार्ज है। हाँ, लार्ज है 1 से। तो हम लोग डालते हैं फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई है a माइनस बी होल स्क्वायर की। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये आता है 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर
into n minus 1 whole square. क्योंकि अब हमें दे रखा है n is very much greater than 1, तो हम लोग कह सकते हैं 2n is minus 1 is approximately equals to 2n, right. And n minus 1 whole square is approximately equals to n square, right. क्योंकि n बहुत ही बड़ा है, वेरिएशन नहीं आ रहा, हम लोग इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2n upon n की पावर 4, so डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 upon n क्यूब. ठीक है, ओके. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू पावर माइनस 3, और वी कैन से दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3 proportional to n to power 3. So we get our value of x as 3, so which is option number B. So basically we have done some mathematical calculations by using the simplest formula, that is Rydberg's formula, and this is how we have solved our question. There is no use of the value of Rydberg formula, right? Rydberg's formula there is no use, since it is a constant, z is a constant, so we just need the transition final states n minus 1 and n. Direct, and we need to find out the directional proportionality of that, no? Yes. Okay, that was our question number 11. The solution to which is part B, that is 3. Now we have question number 12. In the following set of reactions, find the relationship between atom A and atom E. First of all, we have A with mass number 170 and atomic number 86. It goes alpha emission and it changes to B. Then B goes through beta minus emission, it changes to C. C goes through gamma emission and it changes to D. And finally D undergoes beta minus emission again to change into E. We have to find the relationship between atom A and E. Okay, so this seems to be complicated. Is that so? No. Okay. So tell us what do we have to do. Okay. सबसे पहले अल्फा डिके की बात करते हैं. ठीक है. अल्फा डिके. जनरल केस अगर हम लोग एक्स एटम लें ए और जेड, अगर अल्फा डिके हो रहा है तो ये ए माइनस 4 जेड माइनस 2, ठीक है, वाई में चेंज होता है और अल्फा निकलता है जो हमारे पास एक्चुअली हीलियम होता है. ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस. फाइन, उसे अल्फा कहते हैं. अब नेक्स्ट बात हो रही है हमारी बीटा नेगेटिव डिके की. ठीक है, अब बीटा नेगेटिव डिके में भी वापस जनरल लिखते हैं. ए एक्स जेड इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड प्लस 1 वाई प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस सम न्यूट्रॉन और पार्टिकल. ठीक है, ओके. अब लास्ट है गामा डिके. अब गामा डी में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड होता है. ठीक है, और वो चेंज हो जाता है हमारे पास नॉर्मल न्यूक्लियस में. बिल्कुल, ग्राउंड स्टेट. इसमें हमने देखा कोई चेंज नहीं आ रहा मास नंबर और एटॉमिक नंबर में, बस एक्साइटेशन से ग्राउंड स्टेट पे आ गए. तो हम लोग रिएक्शन को बस कंप्लीट करते हैं. बेसिकली हमें ये 3 डीकेज याद रखने होते हैं, अल्फा बीटा और गामा. गामा बीटा में भी ये ध्यान रखना होगा कि बीटा नेगेटिव दे रखा है कि बीटा पॉजिटिव दे रखा है. ओके, तो बस अब रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं. अल्फा डिके कर दिया हमने, 4 से घटा दिया, इसको 2 से घटा दिया. अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, बीटा नेगेटिव. ठीक है, तो इसको 1 से बढ़ाना है, 166 85C. अब हो रहा है गामा, कोई चेंज नहीं है, मतलब ये कुछ एक्साइटेड में होगा. अब वो क्यों हो रहा है गामा, क्योंकि ज्यादातर जब अल्फा और बीटा डिके होते हैं, जो हमारा एटम बनता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो ज्यादातर एक्साइटेड स्टेट में होता है. तो हम लोग गामा डिके तभी देखते ज्यादातर जब अल्फा और बीटा डिके हो चुका होता है ऑलरेडी. साइड बाय साइड गामा डिके कितनी बार होता है. ओके, तो ये 166 85 डी में. ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ हमारे पास, अगेन बीटा में बीटा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 166 ई और 86. बस अब हमें बोला है ए और ई में रिलेशन निकालना. अगर हम लोग ध्यान से देखें दोनों का नंबर तो जेड सेम है बिल्कुल, बट मास नंबर डिफरेंट है. ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स. ओके,
फाइन, मतलब हमें इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप ऐसे बताना था कि आइसोटोप्स हैं, हमें ऑप्शंस दे रखी हो सकती थी अलग अलग. हाँ, हो सकता था हमारा कि मास नंबर सेम आ जाता, एटॉमिक नंबर अलग आता, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती थी. हाँ. तो हम क्या कहते हैं अगर हमारा मास नंबर सेम होता और एटॉमिक नंबर अलग होता? आइसोबार्स. उनको हम आइसोबार्स कहते हैं. ठीक है. हाँ. और ऐसी और कौन कौन सी चीजें होती हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स? ओके, तो हम लोग बाकी चीजें भी डिस्कस करते हैं. अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं. अब नेक्स्ट होता है आइसो डायफर्स. आइसो डायफर्स? हाँ, आइसो डायफर्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए. ठीक है. तो इसके लिए स्पेशल केस आता है, जो मास नंबर है वो ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है. हाँ, तो वो दो स्पीशीज का सेम हो जाएगा. तो हमने क्या पढ़ा? आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोबार्स वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, आइसो डायफर्स वो होते हैं जिनका मास नंबर उनके डबल होता है, मास नंबर एटॉमिक नंबर के डबल होता है. और हमने क्या पढ़ा? एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं. और एक लास्ट होता है आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है. ओके, आइसोटोन्स, न्यूट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स है, ये पता ही चल रहा है. हाँ. बाकी हमने देख लिया. सो हियर वाज आवर क्वेश्चन नंबर 12. Now we have question number 13. Order of density of uranium nucleus of atomic number 92 and mass number 238 is dash kg per meter cube. We have been given the mass of proton to be 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kgs, and we have 4 options with us. So how would we start with this question? Okay. एक तरीके से हम लोग इसको IIT मेंस में जैसे कभी भी आ जाए तो फैक्ट की तरह से याद कर सकते हैं 10 to power 17 होता है. Okay. लेकिन ये आंसर आया कैसे, तो वो मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ. ठीक है. वैसे आंसर जो है इसका वो है बी पार्ट 10 to power 17. ये फैक्ट की तरह याद कर सकते हैं. ठीक है. टाइम बच जाएगा हमारा पेपर में. अब आया कैसे? अब हमें पता है रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस है वो होता है R इज इक्वल्स टू R नॉट E की पावर 1/3, वेयर ए जो है हमारा मास नंबर होता है. ठीक है. ये तो हमने पढ़ा है क्लास में. ठीक है. अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? उसको स्फीयर कंसिडर करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब. बिल्कुल सही. तो ये सॉल्व करने पा जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए. ठीक है. ठीक है. अब डेंसिटी क्या होती है? क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा है. डेंसिटी निकाल. मास बाय वॉल्यूम. अब मास क्या होगा? मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमें पता है. अप्रोक्सीमेटली मास हम मान के चलते हैं सेम है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स का तो हम नेग्लेक्ट कर ही देते हैं. हाँ, तो वैसे भी क्योंकि डेंसिटी हम न्यूक्लियस की निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को तो निगलेक्ट करना ही है. हाँ, सही बात. ठीक है. तो मास नंबर ए आ जाएगा इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन. ठीक है. ए इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमें पता चल गया. इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन कर देंगे तो हम लोग कह सकते हैं टोटल मास आ गया. ठीक है. अपॉन वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए. अब ए और ए कट गया. ठीक है. अब मास ऑफ प्रोटॉन जो है सपोज एमपी से डिनोट करते हैं. ठीक है. अब हमारा ए कट गया, मतलब किसी भी आइटम के लिए हमारा यही आएगा चाहे मास नंबर कुछ भी हो. बस यही मैं बोलने वाला था कि आर नॉट हमारा कांस्टेंट है. ठीक है. एमपी कांस्टेंट है. 3 कांस्टेंट है. 4 पाई कांस्टेंट है. तो डेंसिटी जो है ऑफ द ऑर्डर जो है 10 to power 17 kg पर मीटर क्यूब. यूनिट्स हमें याद रखनी चाहिए. ठीक है. और ये जो है कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई इन यूनिवर्स. दिस इज इंटरेस्टिंग. तो इसलिए मैं कह रहा था ये फैक्ट है. अगर हम इसे याद रख ले तो बस सबसे इजी क्वेश्चन. ओके. हमने क्वेश्चन में क्या किया? कुछ भी नहीं किया. हमें डेंसिटी पता है, मास बाय वॉल्यूम होती है. वॉल्यूम हमने स्फीयर कंसीडर करके निकाल ली 4/3 पाई आर नॉट क्यूब. बस आर का हमें पता ही है. बेसिकली हमारा आंसर कांस्टेंट आ जाता है विच इज ऑफ द ऑर्डर 10 raised to the power 17 kg per meter cube. So this was our question number 13.